हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ MSA। आज की वीडियो में हम एक नॉवेल की समरी देखने वाले हैं जिसका टाइटल है माउस, जो लिखी गई थी आर्ट स्पीगलमैन नामक एक राइटर द्वारा। आज की जो हमारी नॉवेल है वो एक ग्राफिकल नॉवेल है। तो समरी की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम ये ग्राफिक नॉवेल क्या है ये पहले समझेंगे। इस नॉवेल में कैरेक्टर्स के बीच जो कन्वर्जेसन होती है उसे पिक्चर्स के द्वारा बताया जाता है, जैसे कि हम कई कॉमिक बुक्स में देखते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो कैरेक्टर जब बात कर रहे होते हैं तो उनके साथ एक सब टाइटल जैसा कुछ लगा होता है। वहाँ पर कैरेक्टर क्या कहना चाहता है और सामने वाला कैरेक्टर क्या उसका प्रत्युत्तर दे रहा है वो दर्शाया जाता है। इस प्रकार की नॉवेल में पिक्चर और कैरेक्टर के डायलॉग के साथ कौन सा कैरेक्टर क्या कह रहा है, किसको बता रहा है और सामने वाला क्या प्रत्युत्तर दे रहा है और सामने सुनने वाला कौन है, ये सभी को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार की नॉवेल को ग्राफिक नॉवेल कहा जाता है। आज की हमारी जो नॉवेल है माउस, वो भी एक ग्राफिकल नॉवेल है। राइटर के बारे में कुछ डिटेल्स देखें तो हमारे जो राइटर है उनका जन्म 15 फरवरी 1948 में हुआ था। राइटर का पूरा नाम इट्सहाक अब्राहम बेन जीव स्पीगलमैन था। यह उनका ओरिजिनल नेम था, लेकिन जब वो USA में इमिग्रेट हुए तब उन्होंने अपना नाम बदलकर आर्थर इजाडोर रख लिया। उसके बाद उन्होंने आर्थर से अपना नाम आर्ट या तो आरटी कर लिया। राइटर के कुछ फेमस वर्क्स देखे जाए तो सबसे पहले है रीड योर सेल्फ रॉ, जो 1987 में पब्लिश की गई थी। उसके बाद है ओपन मी आई एम अ डॉग, जो 1997 में पब्लिश की गई थी। उसके बाद जैक इन द बॉक्स, जो 2001 में पब्लिश हुई थी। मेटा माउस, वो भी 2001। और स्ट्रीट कॉप, जो 2021 में पब्लिश हुई थी। राइटर की डिटेल्स देखने के बाद उनके फादर और मदर की डिटेल्स भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो राइटर है आर्ट स्पीगलमैन, उन्होंने अपने पिता और माता का नाम इस नॉवेल में कैरेक्टर के तौर पर यूज़ किया है। तो उनके जो फादर थे उनका ओरिजिनल नाम जीव बेन स्पीगलमैन था और वो पोलैंड के रहने वाले थे, तो उनका पॉलिश नेम टेडी स्टो था। उसके बाद जर्मन ऑक्यूपेशन के दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर विल्हेम रख लिया और जब वो USA में इमिग्रेट हुए तब उन्होंने अपना नाम विल्हेम से विलियम रख लिया। तो ये थी उनके नाम की हिस्ट्री। और नॉवेल में उनका नाम व्लादेक स्पीगलमैन है और उनकी मदर के जिनका ओरिजिनल नाम आंजिया जिलबर्बर्ग था और उनका हिब्रू नाम हान्ना था और इमिग्रेशन के वक्त उन्होंने अपना नाम अन्ना कर लिया था। नॉवेल में उनका नाम आंजा है। इतना क्लियर होने के बाद अब हम नॉवेल के कैरेक्टर्स को देखें तो नॉवेल का जो सबसे पहला कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जो है वो है व्लादेक स्पीगलमैन, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। और हमारे जो राइटर हैं आर्ट स्पीगलमैन, उनके फादर हैं। उसके बाद आंजा स्पीगलमैन, जो कि व्लादेक की पत्नी और राइटर की माँ है। माला स्पीगलमैन, जो कि व्लादेक स्पीगलमैन की दूसरी वाइफ है। रिशु स्पीगलमैन, वो व्लादेक का पहला बेटा है जिसकी मौत हो जाती है। एक और कैरेक्टर कि जिसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो था एक कैपो। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब ज्यूइश लोगों को जर्मन ने कैदी बना लिया था तब वो किसी कैपो को असाइन करते थे। इस कैपो का काम होता था ज्यूइश लोगों के पास मजदूरी कराना। तो कई सारे कैपो वहाँ पर हुआ करते थे। उनमें से जो एक कैपो था उसके साथ व्लादेक का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, इसीलिए इसका भी इस नॉवेल में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इस नॉवेल में पोलैंड की कई सारी जगहों के नाम लिए गए हैं जो काफ़ी अटपटे से हैं। तो समरी की शुरुआत करने से पहले इन जगहों के बारे में उनके नाम और प्रोनाउंसिएशन को देखना ज़रूरी बनता है। उनमें से कुछ है जेस्टोकोवा, सोजनोवियक, ब्याल्स्को, स्रोडुला, जेकोस्लोवाकिया, जावेर्सी, ऑस्टविट्स, बर्केन्यू और दचाओ। तो ये कुछ जगहों के नाम हैं जो पूरी नॉवेल में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर मेंशन किए गए हैं। तो ये जो नॉवेल है उसे 2 बुक में पब्लिश किया गया था। जो पहली बुक थी उसका नाम था माय फादर ब्लीड्स हिस्ट्री, जिसमें कुल 6 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला द शेक, द हनीमून, प्रिजनर ऑफ वॉर, द नॉइज टाइटन्स, माउस हॉल्स और अंतिम है माउस ट्रैप।
नॉवेल का जो दूसरा पार्ट है यानी कि दूसरी बुक, उसका टाइटल है एंड हियर माई ट्रबल्स बिगन और उसका सब टाइटल है फ्रॉम द माउसविच टू द कैटस्किल एंड बियॉन्ड। माउसविच और कैटस्किल ये दोनों जगहों के नाम हैं। इस बुक में दूसरे पार्ट में कुल 5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला है माउसविच, ऑस्टविच, एंड हियर माई ट्रबल्स बिगन, सेव्ड और लास्ट है द सेकंड हनीमून। नॉर्मली देखा जाता है कि किसी नॉवेल या स्टोरी में कैरेक्टर के तौर पर किसी इंसान को लिया जाता है, पर इस नॉवेल की खास बात यह है कि इस नॉवेल में कैरेक्टर्स के तौर पर इंसान को नहीं पर एनिमल्स को लिया गया है। जो ज्यूइश लोग थे उनके लिए माउस, जो जर्मन्स थे उनको कैट के तौर पर, जो पॉलिश लोग थे उनको पिग्स, फ्रेंच लोगों को फ्रॉग और अमेरिकन्स को डॉग्स की तौर पर दिखाया गया है। यानी कि अलग अलग जगहों के लोगों को दर्शाने के लिए 5 प्रकार के एनिमल्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इन सब का कैरेक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ये नॉवेल जब पहली बार पब्लिश हुई थी तब माउस अ सर्वाइवर्स टेल के नाम से पब्लिश की गई थी। जैसा कि पहले बताया कि द माउस जो है वो एक ग्राफिकल नॉवेल है जो रियलिटी पर आधारित है, यानी कि इस नॉवेल में जो स्टोरी ली गई है वो किसी रियलिटी बेस्ड है, यानी कि किसी सत्य घटना पर आधारित है। इसमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन नाजी द्वारा ज्यूस लोगों पर जो जुल्म किया जाता था उसका वर्णन किया गया है। ये नॉवेल हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर यानी कि युद्ध में से सर्वाइव करने वाले एक इंसान के, जिसका नाम व्लादेक स्पिगलमैन है, उसके जीवन पर आधारित है। व्लादेक अपनी कहानी अपने बेटे आर्टी को सुनाता है। आर्टी यानी कि हमारी जो नॉवेल के लेखक है आर्ट स्पिगलमैन, उनकी बात की गई है। तो हमारे लेखक इस कहानी को सुनने के बाद उसके आधार पर एक ग्राफिकल नॉवेल बनाते हैं और उसका नाम माउस रखते हैं। नॉवेल की शुरुआत रशियन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के एक कोट से होती है। वो कोट कुछ इस तरह से था कि द ज्यूस आर अनडाउटेडली अ रेस बट दे आर नॉट ह्यूमन। यानी कि एडोल्फ हिटलर ये मानता था कि जिस तरह से इस पृथ्वी पर कई सारी प्रजातियां हैं, जैसे कि इंसान है, जानवर है, कीड़े मकोड़े सभी है, उसी तरह से ज्यूस भी एक प्रकार की रेस है, पर वो उन्हें इंसान नहीं समझता था। वो कहता था कि दे आर नॉट ह्यूमन। इस पूरी नॉवेल में व्लादेक की लाइफ स्टोरी की बात की गई है। इसमें एक लिटरेरी डिवाइस स्टोरी विद इन अ स्टोरी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें व्लादेक और उसकी फैमिली द्वारा भूतकाल में देखे हुए जेनोसाइड यानी कि नरसंहार को बताने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले बुक 1 की समरी देखें कि जिसका टाइटल है माई फादर ब्लेड्स हिस्ट्री, जो 1980 में पब्लिश की गई थी, जिसमें 1930 से लेकर 1944 तक का टाइम पीरियड कवर किया गया है। बुक 1 की शुरुआत 1978 के ईयर में न्यूयॉर्क में होती है। हमारे जो राइटर हैं आर्टी यानी कि आर्ट स्पिगलमैन, वो अपने पिता व्लादेक को मिलने के लिए जाते हैं जो अभी बूढ़े हो चुके हैं और 2 हार्ट अटैक के बाद उनकी तबीयत ख़राब रहती है। ऊपर से उनकी वाइफ आंजा की सुसाइड ने उनकी मेंटल हेल्थ पर भी प्रभाव डाला था। उनकी मौत के बाद यानी कि अंजा की मौत के बाद उन्होंने यानी कि व्लादेक ने माला नामक एक युवती के साथ शादी कर ली थी। यहाँ पर आर्टी यानी कि आर्ट स्पिगलमैन अपने पिता को अपने आंखों से देखे हुए जेनोसाइड यानी कि जर्मन्स द्वारा ज्यूस लोगों पर किए गए अत्याचार को बयां करने को कहता है, क्योंकि आर्ट स्पिगलमैन उस घटना के आधार पर एक ग्राफिक नॉवेल तैयार करना चाहते हैं। अपने बेटे के कहने पर व्लादेक अपनी कहानी को बताना शुरू करता है। वो बताता है कि 1935 में वो पोलैंड में रहता था। अपनी जवानी में वो हॉलीवुड के स्टार एक्टर रुडोल्फ वैलेंटिना के, जिन्होंने द शेक फिल्म में काम किया हुआ है, उनको अपना आइडल मानता था। व्लादेक पोलैंड के एक छोटे शहर के जिसका नाम जेस्टोकोवा है, जो जर्मनी की बॉर्डर के नज़दीक स्थित है, वहाँ रहता था। एक युवती के जिसका नाम लूसिया ग्रीनबर्ग था, उसके साथ थोड़े समय के अफेयर के बाद वो अंजा जुलबर्बर्ग के साथ शादी करता है। शादी के बाद वो अंजा के अमीर बाप की सहायता से सोजनोवियक नामक एक जगह पर रहने को चला जाता है। अंजा के अमीर बाप की सहायता से वो बेल्स्को नामक एक जगह पर एक फैक्ट्री खरीदता है। पूरे हफ्ते यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक वो फैक्ट्री चलाता है और वीकेंड्स में वो अपने घर सोजनोवियक वापस आ जाता है। उसको एक बेटा होता है कि जिसका नाम रिशु है। रिशु के जन्म के बाद अंजा एक प्रकार के डिप्रेशन से, नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित होती है, जिसकी वजह से उसे एक सैनिटेरियम यानी कि एक प्रकार के अस्पताल में एडमिट किया जाता है।
जो कि चेकोस्लोवाकिया नामक एक जगह पर है। उसकी ट्रीटमेंट के दौरान व्लादेक उसके साथ रहता है। उसी समय दूसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है। तब व्लादेक को जर्मन आर्मी से लड़ने के लिए पोलिश आर्मी में शामिल होना पड़ता है। युद्ध के दौरान लड़ते हुए नाज़ियों द्वारा व्लादेक को पकड़कर कैद कर लिया जाता है, पर थोड़े समय के बाद वो आज़ाद हो जाता है और अपनी पत्नी और बेटे के पास सोज़नोवियाक में वापस आ जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, पर अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 का अंत नहीं हुआ। जर्मन नाज़ी सोज़नोवियक के ज्यूस लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक ऐसी जगह है जहाँ पर जर्मन आर्मी द्वारा ज्यूस लोगों को कैदी बनाकर रखा जाता था और उनसे वहाँ पर मजदूरी कराई जाती थी। तब व्लादेक जैसे तैसे करके अपने कज़िन की मदद से उससे बच निकलता है। व्लादेक, उसकी पत्नी और बेटे और अंजा के पिता इससे बच जाते हैं, लेकिन उसके दूसरे रिश्तेदार और उसके पिता इससे बच नहीं पाते। उन लोगों का डिपोर्टेशन किया जाता है और वो फिर कभी भी व्लादेक को मिलते नहीं। यानी कि जब उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप के लिए ले जाया जाता है, तब उसके बाद वो फिर कभी भी व्लादेक को नहीं मिलते। यानी कि उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गए, किसी के बारे में व्लादेक को कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद व्लादेक स्रोडुला की एक जगह कि जिसको गेटो के नाम से जाना जाता था। ये गेटो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज्यूस लोग रहा करते थे। अपने बेटे रिशु को जर्मन्स की निर्दयता, उनकी हैवानियत से बचाने के लिए वो आंजा की बहन टोसा के साथ रहने के लिए ज़वेरसी नामक एक जगह पर भेज देता है। पर बाद में पता चलता है कि ज़वेरसी में रहने वाले सभी लोगों को ऑस्चविट्ज़ में ले जाने वाले हैं, यानी कि उनका डिपोर्टेशन किया जाएगा। तब टोसा नाज़ियों के जुल्म से बचने के लिए रिशु और अपने दोनों बच्चों को जहर दे देती है और ख़ुद भी जहर खाकर सुसाइड कर लेती है। व्लादेक और अंजा को भी डिपोर्टेशन से बचने के लिए छुपना पड़ता है। वो सोज़नोवियक में वापस आते हैं और हंगेरी में एक सेफ जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ कुछ स्मगलर्स के द्वारा उन्हें धोखा दिया जाता है और उन्हें जर्मन्स के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद व्लादेक को ऑस्चविट्ज़ और अंजा को बर्केन्यू में भेज दिया जाता है और वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। और यहाँ पर बुक 1 का अंत होता है। माउस के फर्स्ट वॉल्यूम का अंत कुछ इस तरह से होता है कि व्लादेक और अंजा एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। दोनों को अलग अलग कैंप में रख दिया जाता है। नॉवल के दूसरे वॉल्यूम की समरी देखी जाए। दूसरे वॉल्यूम का टाइटल है एंड हियर माई ट्रबल्स बिगन, जो 1992 में पब्लिश की गई थी, जिसमें 1944 से 1945 तक के टाइम पीरियड को कवर किया गया है, जिसमें रशियन आर्मी के हाथों जर्मन्स की हार और दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक की बात की गई है। राइटर ने माउस की फर्स्ट बुक को अपनी माँ आंजा और सेकंड बुक को अपने भाई रिशु और अपनी बेटी नात्जा को डेडिकेट किया है। दूसरे वॉल्यूम में व्लादेक अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। व्लादेक ऑस्चविट्ज़ में आने के बाद नाज़ी द्वारा ज्यूस लोगों पर किए जाने वाले अत्याचार को बताता है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनके पास से उनका सारा सामान, सारी चीज़ें और उनके पास जो भी पैसे थे और जो भी ज्वेलरीज थी, सब कुछ छीन लिया जाता है और उनके कपड़े निकालकर उन्हें इल फिटिंग, यानी कि कुछ इस तरह के कपड़े के जिसका नाप तय नहीं होता था, जिसको जो मिला वो सही, उन्हें प्रिजन यूनिफॉर्म की तरह के कपड़े दे दिए जाते थे कि जिसका कोई भी नाप तय नहीं होता था, और इस्तेमाल किए हुए शूज़ उन्हें दिए जाते थे। और तो और उन सब के बाल भी काट दिए जाते हैं और उनके हाथों में आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर के टैटूज़ बना दिए जाते हैं। जिस तरह से जेल के कैदियों को नंबर दिया जाता है, उसी तरह से इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके हाथों में या तो बॉडी के किसी और अंग पर नंबर्स के टैटू बना दिए जाते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में कैद किया जाता है, यानी कि जिस जगह पर उन्हें कैद किया जाता था वहाँ पर कई सारे लोगों को एक ही जगह पर एक ही साथ कैद किया जाता था। वहाँ पर उनके सोने के लिए भी बहुत ही कम जगह होती है। इंसान की ऐसी हैवानियत देखकर व्लादेक को बहुत दुख होता है। ऊपर से वो अपने आप को बदनसीब समझने लगता है, वो अपने आप को कोसने लगता है, वो अपनी किस्मत पर रोने लगता है। पर एक दिन कैद में एक कैदी द्वारा उसे बताया जाता है, यानी कि व्लादेक को बताया जाता है कि उसके हाथ में जो नंबर का टैटू बनाया गया है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टैटू बनाया गया था, उसका ज्यूडिज्म में रिलीजियस इम्पोर्टेंस, यानी कि धार्मिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। ये सुनने के बाद व्लादेक में एक प्रकार की उम्मीद की किरण रोशन होती है और वो अपने फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक बनता है। यहाँ पर पॉलिश कैदी कि जिनको कैपो कहा जाता है, जिनको ज्यूस लोगों से दिन भर कड़ी मजदूरी कराने का काम सौंपा जाता है, यानी कि इन्हें इस काम के लिए असाइन किया जाता था। यहाँ पर एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है कि बॉन ब्रेकिंग हार्ड लेबरिंग,
यानी कि इन कैपों को इस तरह का काम सौंपा जाता था कि ज्यूस लोगों के पास हड्डियां तोड़ देने वाली कड़ी मजदूरी कराओ। उन्हें तब तक मजदूरी कराई जाती थी जहां तक वो मरने की कगार पर ना पहुंचे, जिसमें से कई कैदियों की काम में लगने वाली थकान और भूख की वजह से मौत हो जाती है। यहाँ पर व्लादेक लकी होता है क्योंकि व्लादेक की एक कैपो के साथ अच्छी रिलेशनशिप होती है, क्योंकि व्लादेक उसे इंग्लिश का ट्यूशन देता था। ये कैपो व्लादेक को एसएस ऑफिसर के आने की खबर भी देता है और गैस चैम्बर में काम करने के लिए कैदियों की पसंदगी के वक्त वो उसे लेफ़्ट साइड में सबसे आखिर में खड़े रहने की एडवाइस भी देता है। उसकी सलाह मानकर व्लादेक गैस चैम्बर में काम करने से बच जाता है। ये कैपो उसे अच्छा खाना देता है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और लेदर के शूज़ भी देता है। कैपो की सलाह से व्लादेक कंसंट्रेशन कैंप की छत का रिपेयरिंग वर्क करने वाले क्रू में जुड़ जाता है। वो व्यापार क्षेत्र में यानी कि ट्रेडिंग में अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने आप को कई सारे कामों में जोड़कर वैल्यूएबल बना लेता है। ऐसा करके वो अपने आप को एग्जीक्यूशन, जो ज्यूइश लोगों के लिए कॉमन हो गया था, उससे भी बचा लेता है। धीरे धीरे वो अपनी पत्नी आंजा का ठिकाना भी ढूंढ निकालता है। वो पता लगा लेता है कि आंजा को बार्केन्यू में आए हुए दूसरे कैंप में रखा गया है। वो नाजी गार्ड को रिश्वत देकर अपनी पत्नी को वो जिस कैंप में था यानी कि ऑस्विच में, वहाँ पर शिफ्ट करा लेता है और वहाँ पर वो मिलिट्री वेपन शॉप में काम करने लगती है। व्लादेक अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है कि किस तरह उसने और आंजा ने अपनी स्किल्स और सोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने आप को अत्याचार और मौत से बचा लिया, जबकि अन्य ज्यूइश कैदी हर रोज़ भारी संख्या में गैस चैम्बर में मर रहे थे। इस स्थिति में उन्होंने अपने आप को सुरक्षित बचाए रखा। वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंत की तरफ आगे बढ़ रहा था। रशियन आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और जर्मन अब बैकफुट पर जा रहे थे। धीरे धीरे सभी कैदियों को आज़ाद कर दिया जाता है और दचाऊ नामक एक जगह पर कि जहाँ पर स्थान भ्रष्ट लोगों को, कि जिनका कोई भी ठिकाना नहीं होता, उन लोगों को भेजा जाता था, वहाँ पर इन सबको बेच दिया जाता है। अब यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि व्लादेक ट्यूफस नामक एक फीवर से इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि वो एक जानलेवा बुखार से इन्फेक्टेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, जैसे कि अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो, ऐसा लग रहा होता है। इसलिए उसे युद्ध में पकड़े गए कैदी के तौर पर ट्रेन से स्विट्ज़रलैंड भेज दिया जाता है। यहाँ पर अमेरिकी सैनिकों द्वारा उसे रेस्क्यू किया जाता है। उसके बाद वह जर्मनी से होकर पोलैंड वापस आ जाता है और वहाँ अपनी पत्नी से मिलता है। नॉवेल अपने अंत को कुछ इस तरह से पहुँचती है कि आर्टी यानी कि हमारे जो लेखक है आर्ट स्पीगलमैन अपने पिता के पास अधूरी रही कहानी सुनने के लिए जाते हैं। बुढ़ापे की वजह से वो यानी कि व्लादेक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बीमार हो चुका है। उसकी पत्नी माला उसकी मदद के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ वापस आती है। नॉवेल का अंत होता है तब आर्टी अपने पिता के पास से पूरी कहानी रिकॉर्ड करके वापस जा रहा होता है। व्लादेक थकान और उम्र के साथ साथ बढ़ते हुए बुढ़ापे की वजह से बहुत कंफ्यूज हो चुका था, यानी कि उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ चुकी थी। वो आर्टी को रिशु के नाम से बुलाता है। वो भूल चुका था कि उसका बेटा रिशु तो बहुत समय पहले ही मर चुका था। नॉवेल के आखिरी ग्राफिक इमेज में व्लादेक और आंजा की कब्र पर रखे हुए उनके नाम के पत्थर और नॉवेल के क्रिएटर यानी कि उनके लेखक आर्ट स्पीगलमैन की सिग्नेचर दिखाई गई है और ये ग्राफिक नॉवेल इसी के साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से मुलाकात होगी ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।